नमस्कार, अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं रोहिणी ओब्रॉय और आप देख रहे हैं खबरों के आईने से। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अजीत समाचार से न्यूज एडिटर विकास सचदेवा जी। विकास सचदेवा जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज का कार्यक्रम भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के जीवन को समर्पित है। आइए बातचीत करेंगे उनके बारे में। सबसे पहले विकास जी, हम बात करेंगे, हम सभी जानते हैं कि बीते दिन लता मंगेशकर जी का 12वीं वर्ष की आयु में निधन हो गया था। जी बिल्कुल। तो अगर हम बात करें कि उनके परिवार में कौन कौन था, थोड़ा सा आप इस पर अपना प्रकाश डालिए। परिवार में देखिए, उनके पिताजी का नाम दीनानाथ मंगेशकर था और माताजी का नाम शेवंती मंगेशकर। लता जी का जीवन जो जन्म है वो 28 सितंबर को हुआ 1929 को। ठीक है। और 13 साल की आयु में उन्होंने पार्श्व गायन, जिसे हम प्लेबैक सिंगिंग कहते हैं, वो स्टार्ट कर दिया था। परिवार की जहां हम बात करें तो परिवार में उनसे, ये लता जी सबसे बड़ी थी परिवार में अपने भाई बहनों में। इनका एक भाई है हृदयनाथ मंगेशकर। ओके। और इनकी 3 और बहनें हैं, मतलब 4 बहनें हैं टोटल लता जी को मिलाकर। आशा भोसले जी हैं और उषा मंगेशकर और मीना मंगेशकर। ओके। ये इनके पारिवारिक मेंबर हैं। तो हृदयनाथ मंगेशकर जो हैं, उनका आगे से एक जो बेटा है आदिनाथ मंगेशकर, उन्हें लता जी ने शायद गोद ले रखा था। उनकी काफ़ी अटैचमेंट थी लता जी से। और कल जब लता जी का देहांत हुआ है, उसके बाद जब अंतिम संस्कार के वक्त उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर और उनके भांजे भतीजे आदिनाथ मंगेशकर, दोनों ने ही मुखाग्नि दी है। ओके। तो ये परिवार जो है एक बहुत ही छोटे स्तर पर, या आप इसको कह सकते हैं कि परिवार बहुत आम सा परिवार था। जो दीनानाथ मंगेशकर जी थे, लता जी के पिताजी, वो नाट्य कंपनी में काम करते थे, जो पुराने समय में चलती थी, जब आज़ादी से पहले की बात है। तो उनका जो गुजर बसर है वो एक आम परिवार की तरह था। लेकिन धीरे धीरे जब पार्श्व गायन से जुड़ते गए परिवार के सभी सदस्य, तो उसके बाद धीरे धीरे इनका जीवन स्तर तो बढ़ा ही, साथ में ये जो फैमिली है, पूरा परिवार है, ये पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व पे प्रसिद्ध हो गया। बिल्कुल, गायकी के जी बिल्कुल, गायन के क्षेत्र में। और कला जो है, कला में बिल्कुल पूरी तरह से पूरा ही परिवार निपुण है। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। उनको अपने पिताजी से बहुत अच्छी शिक्षा मिली हुई है, सभी बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल। तो लता जी भी अपने पिताजी से ही शिक्षा लेकर बड़ी हुई, उन्हीं से ही सीखा। तो आगे बात करेंगे कि लता जी के करियर के बारे में हम बात करते हैं कि किन परिस्थितियों से उनका जो करियर है, किस दौर से गुजरा है, इसके बारे में। कैरियर जब की बात करेंगे तो कैरियर एक तरह से मैं ये कहूँगा कि अभी लता जी 6 साल की थी, बहुत छोटी थी। तो इनके पिताजी अपने घर में किसी शिष्य को गायन सिखा रहे थे। अच्छा। तो उस वक्त लता जी उनके पास खेल रही थी। तो इनके पिताजी उठकर किसी काम से बाहर गए। तो जो उनके शिष्य हैं, जो वो राग गा रहे थे, आप अंदाजा लगाइए कि लता जी ने उनको कहा, जो वो शिष्य सीख रहे थे या गा रहे थे, कि ये राग ऐसे नहीं है। 6 वर्ष की आयु में। जी, 6 वर्ष की आयु में। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे हम ये कह सकते हैं कि जन्म से ही उनके अंदर ये कला कूट कूट कर भरी हुई। बिल्कुल, गॉड गिफ्ट कह सकते हैं बिल्कुल। और 6 वर्ष की आयु में उन्होंने उस शिष्य को, अपने पिताजी के शिष्य को थोड़ा सा रोका, टोका, उन्हें बताया कि ये राग ऐसे नहीं है, ऐसे है। और जब ये राग उन्होंने उनको गाकर सुनाया तो पीछे उनके पिताजी खड़े सुन रहे थे। ओके। तो उन्होंने अपनी पत्नी से, शेवंती मंगेशकर से कहा कि हमारे घर में ही गवैया मौजूद है। बिल्कुल सही बात है। तो तब से
तब से क्या कि अगले दिन से ही लता जी की जो गायन की दीक्षा है या उनका प्रशिक्षण है वो अगले दिन से उनके पिताजी ने शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे करते हुए जब उन्होंने प्रशिक्षण लिया तो 13 साल की आयु में वो पार्श्व गायन यानी प्लेबैक सिंगिंग से जुड़ गई। बिल्कुल बिल्कुल। रेडियो पर भी गाया बिल्कुल। और बहुत इस तरह के शुरू में कई एक डायरेक्टर ने इनको रिजेक्ट किया शुरू में। ओके। एक फिल्म डायरेक्टर ने, म्यूजिक डायरेक्टर ने नहीं, म्यूजिक डायरेक्टर ने तो इनको सिलेक्ट कर लिया, लेकिन फिल्म डायरेक्टर ने इनको ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि इनकी आवाज बहुत पतली है। ओके। तो उसी म्यूजिक डायरेक्टर ने दूसरी फिल्म में इनको ब्रेक दिया जिनसे इनका बहुत नाम आगे बढ़ा। बिल्कुल बिल्कुल। और धीरे धीरे इनका जो गायन है, महल फिल्म आई थी, एक बहुत पुरानी बात है ये, बहुत पहले की, तो उसमें एक गीत गाया था इन्होंने, वो गीत मेरे को थोड़ा सा भूल रहा है। वो गीत से रातों रात इन्होंने ऐसी प्रसिद्धि हासिल की कि फिर पीछे मुड़ के देखने का नाम नहीं लिया। बिल्कुल बिल्कुल। 36 भाषाओं में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 36 भाषाओं में लता जी ने 30,000 से ज्यादा गीत गाए। ओह माय गॉड। ये अपने आप में ही एक मिसाल है। बहुत बड़ी मिसाल। बिल्कुल। आप ये देखिए कि 8 दशक, यानी 8 दशक मतलब 8 डिकेड्स, 80 साल, 80 साल में 5 पीढ़ियां चेंज हो गई, लेकिन लता जी की आवाज की जो मधुरता है वो वहीं की वहीं रही। बिल्कुल सही बात है। कहाँ आप सोचिए कि नरगिस जो हमारी फिल्म एक्ट्रेस हुआ करती थी, बहुत बेहतरीन, मदर इंडिया, मदर इंडिया से लेके अब ये फिल्म आई थी जो हिना फिल्म आई राज कपूर जी की, या उसके बाद ये शाहरुख खान और उनकी फिल्म आई थी काजोल की, कुछ कुछ होता है, नहीं उससे पहले एक फिल्म आई थी, वो उसका नाम भूल रहा हूं मैं, जो लंदन में थी सारी शूटिंग उसकी, भूल रहा हूं मैं, मतलब घूम रहा है दिमाग में। तो वो कभी खुशी कभी गम तो नहीं वो नहीं, उसमें काफी ज्यादा फिल्म्स आई हैं। तो ये आप देखिए कि नरगिस से लेके काजोल तक उन्होंने गाने गाए, और जो फिल्म अभिनेत्रियां हुआ करती थी, चाहे वो रेखा जी हों, माधुरी दीक्षित हों या हेमा मालिनी हों, हर अभिनेत्री का ये एक ख्वाब होता था, सपना होता था कि हम अगर पर्दे पर हैं तो हमारे पीछे से गाने की आवाज लता जी की हो। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल। चाहे जूही चावला हो, ये सारी अभिनेत्रियां जो हैं ये लता जी से बहुत करीबी तौर पर जुड़ी भी हुई थी, इसी वजह से कि लता जी की आवाज, उनकी मधुरता, उसमें जो रस था वो आज तक बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहा। बिल्कुल। और इनका जो करियर में बात करूं तो सरकार ने इनको 1999 में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था। तो 1999 से 2005 तक ये राज्यसभा की सदस्य भी रही, बहुत एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट भी करती रही, राज्यसभा की कार्रवाई में आती थी, उसमें भाग लेती थी। और कैरियर के दौरान इन्होंने बहुत से और भी जो हैं गीत गाए, स्टेज प्रोग्राम्स किए, बहुत सा ऐसा जो है लता जी मीन्स ये कह सकते हैं कि वो एक शख्सियत नहीं थी, अपने आप में एक संस्थान। बिल्कुल कह सकते हैं। बिल्कुल। तो इसके साथ ही हम अपने अगले प्रश्न की ओर आते हैं कि ऐसा कौन सा गाना था लता जी ने जो गाया था जिसको सुनकर जो पंडित नेहरू जी थे वो रोने लग गए थे? जी, 1962 में चीन के साथ भारत का युद्ध हुआ। बिल्कुल। तो भारत को तब आज़ाद हुए कुछ ही देर हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू तब मुख्यमंत्री थे। चीन के साथ भारत की जो लड़ाई है, भारत ने बहुत वीरता के साथ लड़ाई की, लेकिन उसमें बहुत से जवान जो भारतीय सेना के हैं वो शहीद हुए। बिल्कुल। तो उस दौरान 1962 में कवि प्रदीप थे, उन्होंने एक गीत लिखा, ऐ मेरे वतन के लोगों, बहुत फेमस हुआ था। बिल्कुल। वो गीत 1962 की लड़ाई के बाद एक श्रद्धांजलि समारोह रखा गया रामलीला मैदान दिल्ली में। तारीख थी 27 जनवरी 1963। 26 जनवरी से अगले दिन
27 जनवरी 1963 को श्रद्धांजलि समारोह रामलीला मैदान में आयोजित हुआ, जहां पर और भी सिंगर्स आए, उन्होंने भी गीत गाने थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समारोह के मुख्य अतिथि थे, प्रधानमंत्री। तो उस जैसा कि होता है कि लता जी तब नई नई थी, कोई ज्यादा परिपक्वता नहीं थी, अभी फिल्म इंडस्ट्री में पूरी तरह से स्थापित नहीं थी, तो जो पुराने लोग होते हैं उनको पहले गाने का मौका मिला। बिल्कुल। सभी ने देशभक्ति के गीत गाए। वहां पर बैठे हुए जो भी जनता लोग उमड़े हुए थे, सुनने के लिए आए थे, वो बहुत भाव विभोर हो रहे थे। लेकिन जब लता जी का टर्न आया, बारी आई, तो लता जी ने ये गाना शुरू किया। लोगों में एक ऐसा जोश भर गया, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी। बिल्कुल। वो गीत जो लता जी ने गाया, तो वहां पर स्टेज पर बैठे हुए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंखों से भी आंसू आ गए। और उसी कार्यक्रम के बाद उन्होंने लता जी से कहा कि बेटी, तुमने तो मुझे रुला दिया, आज से तुम्हें सारा भारत स्वर कोकिला के नाम से जानेगा। उन्होंने टाइटल दे दिया। उसी प्रोग्राम के बाद उन्होंने उनको एक टाइटल उपाधि दी, स्वर कोकिला। बिल्कुल। तो ये एक वाकया जो है, ये अपने आप में एक ऐसा है कि उनकी आवाज में इतना दर्द था उस गीत में, बहुत। बिल्कुल। और कवि प्रदीप जिनकी मैं बात कर रहा हूं, वो कवि प्रदीप, उनका जन्म 6 फरवरी को होता है, जिस दिन कल 6 फरवरी को उनकी डेथ हुई, लता जी का देहावसान हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है जी, ये संयोग। आप देख संयोग कह सकते हैं। बिल्कुल। तो लता जी ने किन किन मतलब किस किस तरह के अवार्ड जो हैं, किन किन तरह के अवार्ड से वो नवाजी गई हैं? लता जी देखिए, अपने आप में ही, जैसा मैंने पहले कहा कि किसी नाम की या किसी पहचान की मोहताज नहीं है। वो सिर्फ एक शख्सियत या व्यक्तित्व नहीं है, वो अपने आप में एक संस्थान है। तो लता जी के बारे में अगर कहा जाए कि उनको अवार्ड्स या उनके सामने उनको अवार्ड देना एक छोटी सी बात थी। हालांकि भारत सरकार ने उनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण भी दिया, और फिर उनको भारत रत्न से भी नवाजा गया, भारत रत्न से अलंकृत किया गया। तो लता जी जो हैं वो भारत रत्न कहलाई। दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला उनको। विदेशों की 6 जो यूनिवर्सिटीज हैं, उन्होंने उनको मानद उपाधियां दी, पीएचडी की और इस तरह की जो मानद उपाधियां दी। हालांकि एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि लता जी कभी स्कूल नहीं गई। लता जी सिर्फ एक दिन स्कूल गई, अपनी छोटी बहन आशा जी के साथ। तो आशा जी को लेकर जब स्कूल गई वो, तो वहां से उन्होंने, टीचर ने उनको वहां से मना कर दिया आशा जी को स्कूल में बैठने से। उन्होंने कहा कि आपकी भी फीस लगेगी, आप वापस चले जाओ, फीस लेके आओगे तो स्कूल आना। अच्छा। लता जी तब इतनी बड़ी भी नहीं थी, लेकिन वो समझदार थी। उनको लगा कि मेरी बहन नहीं पढ़ पाएगी और मैं पढ़ लूंगी। उन्होंने तब ये निश्चय किया कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मेरी जगह पर उसी फीस पे मेरी बहन आशा स्कूल जाएगी। देखो कितनी बड़ी बात है। हाँ, अपनी बहन के लिए, अपने परिवार के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन अपने परिवार को समर्पित किया। और उसके बाद एक दिन वो स्कूल गई। जितनी भी उन्होंने पढ़ाई की, जितनी भी उन्होंने अपनी आगे की, जितना भी पढ़े वो घर पर ही बैठकर उन्होंने पढ़ाई की, अपने पिताजी के सहायता से, माताजी की सहायता से। और जब पहली बार उन्होंने 13 साल की आयु में गाना गाया था, तो उस वक्त उनको 25 रुपए मेहनताना मिला था। 25 रुपए पहली कमाई थी उनकी। तो लता जी का मैं एक चीज और बता दूंगा कि लता जी का जो असली नाम हेमा था। हेमा जी। तो पिताजी जो हैं दीनानाथ मंगेशकर जी, उन्होंने जब लता जी को देखा कि ये इतनी शिद्दत से गाती हैं, इनमें सीखने की भावना बहुत ज्यादा है, उसको देखकर उनको लगा कि इनका नाम जो है ये सुरों की लता है। बिल्कुल, ये एक बेल है जो बढ़ रही है, लता है जो आगे बढ़ रही है, सुरों की लता।
तो उन्होंने इनका नाम लता पिताजी ने ही चेंज करके रख दिया। ठीक है, तो आज हमने चर्चा की है महान कलाकार और गायिका लता मंगेशकर के जीवन के बारे में। हम अपने कार्यक्रम के जरिए इनको तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शक इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। देश दुनिया ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।